भारतीय संस्कृति के पोषक हैं और भारतीय संस्कृति की नस नस में जो संस्कृति प्रवाहित है वो 4 पुरुषार्थों के ऊपर टिकी हुई है। 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म अर्थात जो धारण किया जा सके, हम सब जानते हैं, जो व्यवहार मुझे मेरे आत्मा के लिए अच्छा लगे वो व्यवहार मैं दूसरे के साथ करूं, ये धर्म है। धर्म पूर्वक जो कमाया जाए, किसी को सता करके नहीं, किसी को गड्ढे में डाल करके नहीं, किसी को मार करके नहीं, जो धर्म पूर्वक कमाया जाए वो अर्थ मेरे पास हो। जो धर्म पूर्वक कमाया गया अर्थ है उससे मैं अपनी कामनाओं की पूर्ति करूं। और कामनाएं कितनी हो? कामनाएं हैं कितनी हो माताओं? कामनाएं उतनी हो जो कि मोक्ष के मार्ग में साधक हो, मोक्ष के मार्ग में बाधक ना हो, उतनी हमारी कामनाएं हो। परंतु जब हम चलते जाते हैं जीवन में, आज से नहीं प्राचीन काल से भी हम जब देखते हैं कि जहाँ एक और 6 आस्तिक दर्शन हमें दिखाई देते हैं तो वहाँ पर एक चार्वाक नाम का दर्शन भी दिखाई देता है, जो कहता है कि पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बोलो खाओ पियो और इतना खाओ पियो, बोले अगर ऋण भी लेना पड़े तो उसके लिए आराम से लो, चुकाने की आवश्यकता नहीं है, लेते जाओ लेते जाओ। और इतना खाओ पियो, इतना खाओ पियो कि अगर पीते पीते गिर भी गए फिर उठो, फिर पियो, फिर खाओ। तो इस तरह के दर्शन भी रहे हैं और आज भी हम देख रहे हैं। जब जब हमारा लक्ष्य परिवर्तित होता है, लक्ष्य के अनुसार ही हम जीवन जीते हैं। जब हमारा लक्ष्य परिवर्तित हो जाता है तो हमारे जीवन के चलने, काम करने के, सोचने के तरीके बदल जाते हैं। यदि हमारा लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है तो हम उस तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। यदि हमारा लक्ष्य केवल कामनाओं की पूर्ति है तो हमारे क्या होंगे जी? कदम केवल कामनाओं की पूर्ति करने में ही लगेंगे। कैसे होगा? जब हमारी कामनाओं की पूर्ति करना ही अंतिम उद्देश्य हो जाता है तो उसके बाद हमें धर्म की आवश्यकता नहीं होती है। हम सही मार्ग पर चलें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कामनाओं की पूर्ति के लिए सबसे पहला और अंतिम स्टेप है अर्थ। कामनाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए सबसे ज्यादा चाहिए धन, और उसके लिए धर्म की आवश्यकता नहीं है। कैसे भी कमाइए, किसी को सता के कमाइए, मार के कमाइए, कैसे भी कमाइए। तो जब हमारा लक्ष्य होता है, जो भी लक्ष्य है हमारे जीवन का, हम उस तरफ कदम बाय कदम चलते रहते हैं। और जब हमारा लक्ष्य हट जाता है, या फिर कुछ लोग केवल जी ही रहे होते हैं, लक्ष्य का ही नहीं पता होता कि जीवन में इसमें करना क्या है, क्या कोई साधन है, मतलब किसी साध्य की तरफ हमें बढ़ना है। अगर साध्य निश्चित हो जाता है तो हम साधन जुटाना आरंभ करते हैं। तो जब साधन जुटाना आरंभ करते हैं, उसी प्रकार के हमारे साधन होते हैं जिस प्रकार का हमारा साध्य है, जिस लक्ष्य पर पहुंचना है। अब हमारे जीवन में, विशेष रूप से एक नारी के जीवन में, मैं पूरे विश्व की बात कर रही हूँ, वैश्विक परिदृश्य में वर्तमान समय में मोक्ष तो दिखाई नहीं देता है। ये तो भारतीय अवधारणा है और भारतीय अवधारणा में भी कुछ ही माताएं बहनें हैं जो इस तरफ कदम बढ़ा रही हैं। कोई बात नहीं, इसमें भी कोई बात नहीं है, लेकिन यदि उनका लक्ष्य मोक्ष ना भी हो करके और मोक्ष के जैसा कुछ हो जाए, मतलब मोक्ष तो चलो बहुत ऊपर की आगे की अवस्था हो गई, लेकिन मोक्ष का रास्ता भी पकड़ा जाए
उस रास्ते पर भी चलने के लिए हमें जो जो कार्य करने पड़े उसकी आवश्यकता हमें होती है। अब उसकी आवश्यकता के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए जी? सबसे पहले तो हमें एक सुंदर स्वस्थ शरीर चाहिए, और उसके अंदर जो तत्व बैठे हुए हैं, जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब भी बिल्कुल स्वस्थ चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सर्व साधनम हो रहा है। जब शरीर में कोई भी परेशानी आनी आरंभ होती है तो सारा मस्तिष्क का सब केंद्र कहाँ हो जाता है? उसी बीमारी पर चलता रहता है। तो सबसे पहले तो स्वस्थ शरीर चाहिए, और स्वस्थ शरीर के लिए जितना एक महिला कर सकती है कार्य, उतना और कोई दुनिया में नहीं कर सकता। एक स्वस्थ शरीर के लिए सबसे पहले क्या चाहिए जी? एक सुंदर भोजन चाहिए जो हम ग्रहण कर रहे हैं। आज उस भोजन जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो किस प्रकार का ग्रहण कर रहे हैं, उसमें किसकी भूमिका ज्यादा हो रही है जी? जिसको हम लक्ष्मी कहते हैं, है ना, गृह लक्ष्मी, हमारी घर की महिला। घर की महिला ही देखती है कि भोजन कैसा सबके अंदर जा रहा है। अगर वो भोजन नहीं जा रहा तो फिर क्या होता है? भोजन से ही सब शरीर भी बन रहा है और भोजन से ही मन भी तैयार होता है। जैसा भोजन हम ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है। तो जिस प्रकार का यदि सात्विक भोजन कर रहे हैं तो सात्विक विचार आएंगे, राजसिक भोजन हो रहा है तो राजसिक विचार आएंगे, और तामसिक भोजन हो रहा है तो तामसिक विचार आएंगे। अगर हम देखते हैं कि समाज में तमस व्याप्त है तो कहीं ना कहीं उसमें भोजन की भूमिका अवश्य है, क्योंकि हमारे मन जो तमस से प्रेरित हो रहे हैं, गलत कार्य करने की तरफ प्रेरित हो रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा माताओं की भूमिका नजर आ रही है। अब यदि ये बात कह देते हैं तो माताएं बहुत, हमारी आज की बहनें तो बुरा मान जाएंगी, बुरा मान जाती है कि हम ही हैं क्या, हमारे ही ऊपर जिम्मेदारी है क्या, हम ही इसके लिए उत्तरदायी हैं क्या? और भी तो उत्तरदायी होने चाहिए, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में क्या आयातित कर दिया है कि महिला भी बराबर है और पुरुष के बराबर है। ये जो बराबर वाला जो निशान हमें दिया है ना, ये खतरनाक है, एक नैरेटिव है। कैसे नैरेटिव है? क्योंकि महिला के पास अपनी अलग शक्ति है, पुरुष के पास अपनी अलग शक्ति है। दोनों बराबर जब हम कह देते हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में हमारी बहनें उसको कर देती हैं 50-50, बोले मैं बराबर हूं। बराबर नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो पुरुष के पास नहीं हैं। तो जब हम उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो हम पुरुष से आगे होते हैं, और वो शक्तियां हमारे पास 100% होती हैं। एक बच्चे का निर्माण करने की शक्ति केवल महिला में ही है ना जी? या किसी और से भी हम वो कर सकते हैं, हम अपेक्षा नहीं कर सकते। इसीलिए तो हमें सबको कभी जननी कहा जाता है, कभी जाया कहा जाता है, कभी माता कहा जाता है। कितने सारे शब्द हैं, उन शब्दों की भी व्याख्या भी करूंगी, लेकिन कभी भी बराबरी करने की कोशिश न कीजिए, ये आपको अटपटा लग सकता है। बराबरी नहीं, आपके पास जितनी शक्ति है उसका 100% उपयोग करने की कोशिश कीजिए, जितनी भी शक्ति है। कभी कहीं पर महिला 100% चल रही होगी, कभी उसकी 100% चल रही होगी। भाई घर में रहते तो महिला की चलती है, महिला की ही चलती है ना। घर में रहते हैं, क्या खाएगा कौन क्या करेगा ये तो महिला ही बता रही है। तो कहीं महिला की 100% शक्ति उपयोग में आएगी, कहीं पुरुष के 100% उपयोग में आएगी, कहीं दोनों 70-20 पर चलेंगे, कभी कहीं 50-50 भी चलेंगे। लेकिन अगर हम कह दें कि हर काम में हम 50-50 हैं तो हर कार्य में नहीं हो सकता। हमें अपनी पूरी शक्ति लगाने का उपक्रम करना चाहिए।
ना कि हमें हटने का उपक्रम करना चाहिए। हटने के उपक्रम में हो ये गया है कि हम लोगों ने अपने स्किल छोड़ दिए हैं। जो हमारे घर में हमारे बच्चों को, बहनों को, माताओं को जो सामान्य स्किल मिल जाते थे वो हमने दूर कर दिए। और जो ये मैं कह रही हूँ कि सबसे बड़ा साधन मनुष्य का हर चीज को प्राप्त करने का शरीर है, और शरीर बनता है अन्न से, और उस अन्न की दात्री है माता, घर में बैठी हुई बहन, वो सब ध्यान रखती है। तो बराबरी के चक्कर में हमने उसको पीछे छोड़ दिया। अब जब उसको पीछे छोड़ते हैं तो हम तो सब बाहर निकलते हैं, अच्छी बात है, निकलना चाहिए, लेकिन क्या ध्यान रखना है ये ना हो कि हमारा भोजन केवल जोमेटो पर ही निर्भर हो जाए। आज हम एक फोन करते हैं, भोजन तो आ जाता है, वो खाना तो आ जाता है, उससे पेट भर सकता है, लेकिन उससे स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। पता नहीं उनको क्या पता कौन सा मसाला डाल रहे हैं, कौन सा तेल प्रयोग कर रहे हैं, कौन सी क्या वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, उनको तो नहीं, उनको तो आपके शरीर से मतलब नहीं है। उनको तो ये है कि आपको एक प्रोडक्ट बेचना है और आपके पास से पैसा लेना है। तो ये सात्विकता कौन लेकर के आ सकता है? ये एक घर में रहने वाली एक बहन और माता ला सकती है। वो अगर ये सोचने लग जाए, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज के समय में जो भी बहनें आगे बढ़ रही हैं, वो बहनें आज इस क्षेत्र से, इस स्किल से बिल्कुल विमुख हो गई हैं, बिल्कुल विमुख हो गई हैं, और कह रही है मेरे को मतलब ही नहीं है भोजन नाम की चीज से, क्योंकि पुरुष को भी तो मतलब नहीं है, इसलिए मुझे भी मतलब नहीं है। क्योंकि पुरुष ये नहीं करता है इसलिए मैं भी ये नहीं करूंगी, क्योंकि पुरुष बर्तन साफ नहीं करता इसलिए मैं भी नहीं करूंगी, क्योंकि पुरुष घर पर ध्यान नहीं देता है इसलिए मैं भी घर पर ध्यान नहीं दूंगी। ऐसा जो प्रतिक्रियावादी हमने समाज तैयार किया है, ये हमारा समाज नहीं है, ये महर्षि दयानंद के स्वप्नों का समाज नहीं है। यदि हम ऐसा करते हैं तो होता क्या है? हम कहते हैं कि हम जो आयातित है ना, जहाँ से मैंने अभी पीछे अमर कॉलोनी में था ना आचार्य जी कार्यक्रम है ना, वहाँ पर मैंने बताया था कि महर्षि दयानंद का महिला सशक्तिकरण कैसा है और आज का सशक्तिकरण क्या कह रहा है। मैं आज उस विषय को नहीं लूंगी, लेकिन मैं इतना बताना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर हमारे देश में एक बहुत घिनौना षड्यंत्र चल रहा है। वो घिनौना षड्यंत्र कैसा है? वो विदेशों से आयातित है और यूरोपियन देश हमारे देश में इसको आयात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ की महिलाएं भी वैसी ही होनी चाहिए जैसे हमारे यहाँ की हैं। भाई उनके यहाँ पर पारिवारिक संस्था उतनी मजबूत नहीं है, हमारे यहाँ की पारिवारिक संस्था मजबूत है और सुदृढ़ है। इसीलिए हमारे देश के सारे नियम कानून हमारे परिवार को देख करके बने हुए हैं। उनके यहाँ पर नियम कानून सारे उनके विचार से बने हुए हैं, और हमारे यहाँ पर नियम कानून कैसे, परिवार क्यों चल रहा है? क्योंकि हम व्यष्टि से समष्टि की तरफ बढ़ते हैं, मैं से हम की तरफ बढ़ जाते हैं और हम तुरंत अपना लेते हैं। हमारा हृदय विशाल होता है, हम तुरंत सबको गले लगाते चले जाते हैं। पहले हम एक इकाई में, जब हम विद्यार्थी जीवन जी रहे होते हैं, एक इकाई में रहते हैं, फिर जब हमारा विवाह होता है तो हम दो बन जाते हैं, फिर और परिवार बढ़ जाता है और उन सबको हम अपने में समा लेते हैं। परिवार नाम केवल ये नहीं है चार दीवार खड़ी कर दी उसको हमने परिवार कह दिया है। परिवार कहते हैं चारों तरफ से वर्ण करना, एक दूसरे का वर्ण करना। और वर्ण कैसे होता है? वर्ण शिकायतों से नहीं होता। यदि हम एक दूसरे में कमियां ही ढूंढते रहते हैं तो फिर वर्ण नहीं होता। मनुष्य अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं है, कोई ना कोई कमी मनुष्य में होगी ही होगी। इसीलिए जब हम वर्ण करते हैं तो हम कमियों के साथ वर्ण करते हैं। हम कमियां हर समय नहीं निकालते, ये कमी है, वो कमी है, ये कमी है। कमी तो बहुत है, मेरे अंदर भी बहुत है। सोचो कि हर घंटे कोई मेरी कमियां मुझे हर समय गिनाता रहे तो कैसा लगेगा? तो हम लोग भी कमियों के साथ, गलतियों के साथ एक दूसरे का वर्ण करते हैं। इसका स्वभाव ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं इसमें एडजस्टमेंट कर लेती हूँ।
दूसरा भी कि कोई बात नहीं, ऐसा स्वभाव है तो कोई बात नहीं, हम सब अल्पज्य ही तो हैं, तो उस अल्पज्यता के साथ में हम एक दूसरे का वरण करते हैं और वो वरण इतना सुंदर होता है कि हमारे परिवार की व्यवस्थाओं को देख करके, इस सुदृढ़ ढांचे को देख करके और वर्षों से चली आ रही इस परंपराओं को देख करके आश्चर्यचकित हैं लोग, और वो ये कह रहे हैं कि इनको अगर तोड़ना है, इनको अगर समाप्त करना है तो इनका परिवार सबसे पहले छिन्न भिन्न करना पड़ेगा। अब परिवार छिन्न भिन्न करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें सबसे मुख्य धुरी जो हमारी माता है, जो हमारी बहन है, सबसे बड़ा उसका ही माइंड वॉश किया जा रहा है। उसको कैसे किया जा रहा है? वो अनेक स्तर है। अनेक स्तर में एक स्तर ये भी है कि जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती चली जा रही है, उसको ये कहा जा रहा है कि अब तुम क्या हो गई हो? बोले आज़ाद हो गई हो, आज़ाद हो जाओ, तुम्हें क्या चाहिए? अब हमारी बच्चियां बोलती हैं ना, दिल्ली का माहौल है, पता ही है सबको, दिल्ली के माहौल में बच्चियां नारे लगाती हैं, बोले मुझे क्या चाहिए? आज़ादी। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, बाहर भी जाते हो, दोस्तों के साथ भी रहते हो, फिर किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? किस चीज़ से आज़ादी मांग रहे हैं? वो किस चीज़ से आज़ादी? और एक शब्द और ला करके दिया। अभी मैं परसों ही सुन रही थी, बच्चों के बीच में आराम से बोल रहे थे, बहुत सारे बच्चे बच्चियां खड़े थे, बोले अरे तुम क्यों डरती हो? माई लाइफ माई चॉइस, मेरी लाइफ मेरी चॉइस, मैं जो करूं, जहां जाऊं, जहां बैठूं, जहां खाऊं, मेरी ही इच्छा। ये शब्द सब कुछ वहां से आयातित हैं जहां महिलाओं को बिल्कुल अंदर बंद करके घोट करके रखा गया था। हमारे देश की स्थिति वैसी नहीं थी। ये वहां के शब्द हैं जहां पर चर्च का इतना बड़ा अधिकार था कि महिला किससे बात करेगी, महिला किसके साथ विवाह करेगी। विवाह नाम की तो संस्था होती नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या है, महिला मतलब एक उपभोग की वस्तु, क्योंकि स्वतंत्र नहीं है वो एक पुरुष की पसली से बनी हुई है, और पसली का मतलब यह है कि वो उसकी प्रॉपर्टी है। अगर वो मतलब एक वाइफ के रूप में जा रही है, वाइफ शब्द का जब हम अर्थ देखते हैं तो वाइफ का मतलब ये होता है कि किसी की दासी टाइप में, मतलब उसका कोई मालिक है और वो नीचे है, वो जैसे चाहे उसका उपभोग कर सकता है। हस्बैंड शब्द का भी जब हम डिक्शनरी में अर्थ निकालते हैं तो पता चलता है कि वो मालिक है, बाकी उसकी सब प्रॉपर्टी है। तो वाइफ बनना भी उनके लिए सहज नहीं था कि वो किसी के साथ रह सके, ये संभव नहीं था, ये भी चर्च ही तय करता था। अब जब उनको इतनी परतंत्रता मिली तो उन्होंने धीरे 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 दरवाजे खोले। मतलब यहां तक भी नहीं था कि वो अपने बच्चे भी पैदा कर सके, मातृत्व सुख का उपभोग कर सके, वो भी नहीं था। अगर किसी के बच्चे पैदा हो गए हैं तो उसको कहते थे ये तो क्या है, बोले चुड़ैल है, ये डायन है, इस टाइप के सिन इत्यादि शब्द लेकर के वहां पर लेकर के आए कि तो नरक है, बिल्कुल त्यागने योग्य है, बेकार हो गई है। फिर उनके बच्चों को, क्योंकि परिवार नाम की संस्था को मजबूती नहीं मिली, और उनके बच्चों को फिर अनाथालय में रखा गया, जिसका नाम हमने कॉन्वेंट नाम से सुना। तो सारा व्यवस्था कौन कर रहा है? वो सब चर्च के द्वारा व्यवस्था हो रही है। यदि हम एक सभ्यता को, और ये कब से आ रही है ये सभ्यता? 2000 साल से चली आ रही है ना, 2024 चल रहा है, 2024 से ये सभ्यता चली आ रही है। तब से हजारों साल की गुलामी वहां झेल रही महिला, अपने आप को इस मोबाइल, इस पेन के जैसा फील करने वाली महिला, निर्जीव वस्तु की तरह रहने वाली महिला, जब उसने अपने दरवाजे खोले, जब उसने अपने कपाट खोले और वो तोड़ करके बाहर निकली उन जंजीरों को, तो फिर क्या हुआ? क्योंकि वहां पर मोक्ष की अवधारणा नहीं है, भौतिकवादी समाज है, मोक्ष की अवधारणा ही नहीं है, पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं है। तो जो उस महिला को सामने दिखाई दिया, उसने सबसे पहले भौतिकवाद पर कब्जा करना चाहा।
बोले ये जितनी भी भौतिक चीजें वो मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे तुमने आज तक हमें दबा करके रखा है वैसे ही हम इन सब चीजों को अपने कंट्रोल में करेंगे। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले वोट का अधिकार होना चाहिए। आप देख लीजिए जितने भी यूरोपियन देश हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा प्रोग्रेसिव दिखाते हैं, लेकिन इनके यहाँ पर महिलाओं को वोट का अधिकार किसी को 1925 में मिल रहा है, किसी को 1923 में मिल रहा है। मतलब 20वीं सदी में ही इनको सबको वोट डालने का अधिकार बड़ी मुश्किल से मिला है। बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं इन महिलाओं ने। तो उन्होंने उनके परिप्रेक्ष्य में वो ठीक हो सकता है कि महिला पुरुष के बराबर है, उनके परिप्रेक्ष्य में ठीक हो सकता है, लेकिन हमारा परिप्रेक्ष्य वो है नहीं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।